गवर्नमेंट चाहती है आप टैक्स ना दें, आपका जो कंसल्टेंट है उसकी जो लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस है वो टैक्स पे करवाता है। कुछ लोग अपनी गलती की वजह से बिजनेस अपना सील करवाते हैं या परेशानी में जाते हैं। किसी का मार्ट है, जनरल स्टोर है, अगर वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं कर रहा तो अपनी बाइंग पे 4% एक्स्ट्रा पे कर रहा है, लेकिन शुरू से डरा ऐसे दिया गया है कि अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हुए तो पता नहीं क्या होता है। जो इस चीज़ को नहीं समझते थे, तो डर प्राइवेट लिमिटेड भी है सर इसके अंदर कहीं ना कहीं। जी, हमें ये बताया जाता है कि आप जितना लोगों को डराएंगे वो इतने आराम से सर्विस लेंगे। जबकि मेरा ये मानना था, मेरा ये बिलीव है कि जब मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ फीस, तो मेरा काम है आपको पीस ऑफ माइंड देना, आप सुकून से सोच सकें, इन चीज़ों डरें नहीं। मैं लोगों को ये बता दूँ, लोग बिल्कुल एफबीआर को लेके ऐसे डर जाते हैं कि कौन सी सज़ा होने वाली है। एक और प्रॉब्लम भी है पाकिस्तान टैक्स सिस्टम में जो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, टैक्स रेट बहुत हाई है, 45% तक चला गया और है। उनकी जस्टिफिकेशन को कैसे देखते हैं कि नीड है? मेरे ख्याल से ना आप ज़्यादा लोगों को सिस्टम में लाएं और टैक्स रेट को कम करें। एक्सेलेंट। हमारे सिस्टम का फ्लॉ ये है कि जो लोग सिस्टम में उन्हीं को ज़्यादा तंग किया जाता है। जनरल बात करते हैं, बहुत आप भी बिजनेस कर रहे हैं या मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, 45% टैक्स है, हायर स्लैब। मैं अपना 45% किसी को क्यों दूँ? क्या मुझे लॉस होगा? गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी? कोई ऐसी पॉलिसी है इनके पास कि बिजनेस अगर फेल हो जाता है तो कहीं सपोर्ट मिलेगी? कोई है? हमारी कंपनी का डिफरेंस ये है कि हम टैक्स प्लान करते हैं एट इनिशियल स्टेज। आप आज बिजनेस स्टार्ट करने आए, मैं आपको आज से पूरा टैक्स प्लान दूंगा, तो नेक्स्ट ईयर आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आपको पता होगा कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, किस तरीके से चलना है। इस बार जो वर्किंग नज़र आ रही है ना, ये आप खुद देखेंगे, जब भी ये स्टार्ट लेते हैं, आपके लिए कुछ दिनों में ले सकते हैं, 1 से 2 महीने में ले सकते हैं, तो आपको बहुत पैनिक नज़र आएगा। क्यों पैनिक होगा? वो तो अपना काम सही कर रहे होंगे। गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, लेकिन जो कंसल्टेंट होंगे ना वो शोर मचाने शुरू करेंगे, क्योंकि जब वो शोर मचाते हैं क्लाइंट उन्हें पैसे दे देता है। काशिफ नवाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। गुड टू सी यू सर। आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे सर। पहले तो बताइएगा, आपने ये जो सिलसिला स्टार्ट किया ओएमसी के नाम से, ये कैसे स्टार्ट किया और ये इत्तेफाक था, इंस्पायर होके आए, कैसे हुआ? मैं इंस्पायर तो हुआ था, मैं बेसिकली एसीसी स्टूडेंट था तबानीस से। तो एक एसीसी का ब्लॉग आया था कि आप फाइनेंशियल फील्ड में आने के बाद खुद अपना बिजनेस क्यों नहीं करते हैं। मतलब अगर आप देखें तो बीइंग कंसल्टेंट हम एडवाइजरी दे रहे होते हैं लोगों को बिज़नेस कैसे रन करना है। तो मुझे वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि इसको मैं अपने लिए ही क्यों ना करूँ। तो उस वक्त वहाँ मेरे जो टीचर थे हेड हमाद सर, मैंने उनसे डिस्कस किया और हमने इसको स्टार्ट किया ओएमसी हाउस को। सही है। ओएमसी हाउस स्टैंड फॉर क्या स्टैंड करता अच्छा, है? स्टार्टिंग डेज में इस कंपनी का नाम ऑरेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट था। ऑरेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो इसको हमने फिर शॉर्ट कर दिया था ओएमसी हाउस। अच्छा है वैसे। हाँ, तो ये इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? ऑरेंज नाम को लेने की कोई खास वजह नहीं थी। उस वक्त हमने कलर को चूज़ किया और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी तो हमारा स्कोप था काम करने का, तो हमने इसको ऑरेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट कर दिया। अच्छा, अब ये बताएं, सर्विसेज क्या क्या चीज़ें आप लोग इसमें दे रहे हैं, क्या सर्विसेज? देखिए, मेन कोर तो अब हमारी टैक्सेशन ही है, क्योंकि आप ये देखेंगे टैक्स रिजीम जैसे पाकिस्तान में चेंज हुआ है 2015 के बाद से, फिर 17, फिर जब 19, उसके बाद अब जो रिसेंटली जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो अब बहुत रैपिड चेंज आ रहा है रिजीम में। अच्छा, वो किस किस्म का चेंज है? देखें, शुरू में टैक्स फाइलिंग होती थी मैनुअल टाइम होता था, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिकली होना शुरू हुई, अब डिजिटलाइज कर रहे हैं, अब रियल टाइम इंटीग्रेशन शुरू हो गई है, और ये बिल्कुल नई है पाकिस्तान के लिए भी। लोग भी फैमिलियर नहीं है, इवन कंसल्टेंट भी फैमिलियर नहीं है कैसे होगा काम, बिजनेसमैन भी नहीं है। सर एक बात है, ये हम कर तो देते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने कर दिया होगा, अभी आपने कितनी अच्छी बात की, जिन्होंने करना है उन्हीं को नहीं पता होगा कैसे करना है। बिल्कुल। तो इसके लिए पहले गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलानी चाहिए कि किस तरीके से किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, या डायरेक्ट करने के बोलते कर लो बस आप लोग खुद? देखें, ये लैकनेस है। मैं आपको बताता हूँ, अगर अब SRO देखेंगे जो आया था रिसेंटली मई में, इन्होंने सिर्फ 10 दिन दिए। 10 दिन में कहा इंडस्ट्री को, जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो इंटीग्रेट कर लें। अभी कंसल्टेंट ही प्रिपेयर्ड नहीं थे और रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं था कि किसी को। 10 दिन दिए थे शुरू में, सिर्फ 10 तेजी से काम दिखाया सर उन्होंने, पहली दफ़ा वैसे 10 दिन का। एक मैं आपको उसका ड्रॉबैक बताऊं, आपने 10 दिन दिए, आपको डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, एक्सटेंड करते 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 अभी तक डेट एक्सटेंड हो रही है, तो फिर लोग सीरियस नहीं लेते आपको। तो आप ऐसे डिसीजंस लें जो लोग सीरियस भी लें। सर ऐसा होता है कि जब किस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जाती है गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर स्टेक होल्डर्स को, जैसे आप जैसे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता है कि उनसे पूछा जाए कि आपकी रिकमेंडेशन और सजेशंस क्या क्या है? अच्छा, पर्सनली मुझसे पूछें तो इस वक्त जो सिटिंग चेयरमैन है FBR के, ये बहुत फोकस्ड हैं। अगर आप इनके इंटरव्यूज़ देखें, इनकी बातें सुने, इन्होंने ऑन बोर्ड लिया है एक्सपर्ट्स को। इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को नहीं, इंडस्ट्री के दूसरे एक्सपर्ट्स को भी लिया है। जैसे आपकी इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, तो मीडिया इंडस्ट्री से भी एक्सपर्ट्स को लिया है कि यहाँ पे बिजनेस कैसे रन होता है, तो हमें इनको टैक्स सिस्टम में कैसे लेकर आएँ, तो उन्होंने किया है काम। अगर आप ये देखें कि ये पिछला जो 1 साल है, ये बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान के लिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? इन्होंने इस बार हर चीज़ पे फोकस किया है कि कहाँ से टैक्स एवेजन हो रहा था। टैक्स एवेजन कहते हैं चोरी को। मैं लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस,
एक टैक्स इवेजन होता है। पहली वाली क्या है? टैक्स अवॉइडेंस ये होता है कि आप लीगल बेनिफिट्स लेके अपना टैक्स बचाते हैं एंड दैट इज़ अलाउ, वो लॉ आपको खुद अलाउ करता है। और टैक्स एवेजन ये टैक्स चोरी। तो वो ये देख रहे हैं कि कौन कौन से लूप होल्स हैं, और अब जो इन्होंने वर्किंग की है बहुत ज़बरदस्त वर्किंग है कि अब ये टाइटन अप करने जा रहे हैं सिस्टम को, और अब टैक्स चोरी आसान नहीं रहेगी। सर वैसे ये टैक्स चोरी को मैं ज़रा जर्नल उस पर भी जी, आ जी। जाता हूँ कि हम जब टैक्स चोरी भी करते हैं तो बड़ी जस्टिफिकेशन देते हैं टैक्स चोरी करते हुए कि जी हमने जो टैक्स दे देना तो ये कौन सा हमारे पे लगना है, गवर्नमेंट खा जाएगी। तो इसको किस तरह ब्रीफ करेंगे कि हमारा फ़र्ज़ तो हमने पूरा करना है ना, कि गवर्नमेंट खाए ना खाए, टैक्स तो देना है ना। देखें, ये जस्टिफिकेशन कैसे दें? अगर आप मुझसे बेसिक्स पे बात करें ना, हम इसके मसले पे ना बेसिक पे जाते हैं जिस रूट कॉज पे कोई नहीं जाता। पहली बात ये है कि इस डिबेट को तो अभी छोड़ देते हैं कि गवर्नमेंट हम पे लगा रही है या नहीं लगा रही है। सिंपल ये है कि टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन होती है ना किसी भी बिजनेसमैन की या स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर, वहाँ ये नहीं बताया जाता है कि ये आपका एक मतलब एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, यानी कि आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स होगी। बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस प्लान करता है, फिजिबिलिटीज़ बनाता है, तो उसमें टैक्स को नहीं लेता है ज़्यादातर, 90% से ज़्यादा। वो क्या फिजिबिलिटी बनाते हैं कि हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जैसे रेंटल एक्सपेंस हो गया, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी एक्सपेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सारे एक्सपेंसेस को तो कंसीडर करते हैं आप बिजनेस शुरू करते हुए। लेकिन इस मार्केटिंग एक्सपेंस हो गए, सब होते हैं, इस एक्सपेंस को कोई एक्सपेंस नहीं लेता। ये क्यों? शुरू से क्योंकि एजुकेशन भी नहीं थी, आपका कल्चर नहीं था, कोई रिजीम नहीं था, सीरियसनेस नहीं थी। अब क्योंकि एक इंसान को आदत हो गई है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी है पाकिस्तान टैक्स सिस्टम में जो मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, टैक्स रेट बहुत हाई हैं। टैक्स रेट्स हाई हैं? बहुत हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई ये हैं। शुरू से हाई हैं, अभी रिसेंटली 4-5 सालों में ज़्यादा हुआ है? अब थोड़ा ज़्यादा होते जा रहे हैं, हाई तो थे, अब थोड़े और ज़्यादा हो गए, 45% तक चला गया और है। उनकी जस्टिफिकेशन को कैसे देखते हैं कि नीड है? मेरे ख्याल से ना आप ज़्यादा लोगों को सिस्टम में लाएं और टैक्स रेट को कम करें। एक्सीलेंट, बस ये करें आप। एक्सीलेंट। आप टैक्स रेट बहुत अच्छी बात की है। अगर ज़्यादा लोगों को ले आएंगे और उसको लेकर आने के लिए कभी आपको प्यार से, कभी बिल्कुल ऐसे ही लीगली, है। जैसे भी लेकर आना चाहे ले आए उनको। हमारे सिस्टम का फ्लॉ ये है कि जो लोग सिस्टम में उन्हीं को ज़्यादा तंग किया जाता है। ओहो, क्या बात की है। ये तो होता क्या है, वो जो सिस्टम के अंदर है वो भी इवेंचुअली सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, बाहर फिर जाने की आपका कोशिश पैर ही करते हैं, किसी और को एडवाइस करते हैं तुम सिस्टम में ना आओ। इवन बहुत से ऐसे हैं कि अगर उन्होंने खुद अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है FBR में, और आसान बताता हूँ, तो वो अपने फैमिली के किसी और मेंबर के नाम पे काम करना शुरू कर देते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उनको ये ऑप्शन देखने पड़ते हैं, आप मजबूर कर रहे हैं। देखिए, एक जनरल बात करते हैं, बहुत आप भी बिजनेस कर रहे हैं या मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, 45% टैक्स है, हायर स्लैब। मैं अपना 45% किसी को क्यों दूँ? क्या मुझे लॉस होगा? गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी? कोई ऐसी पॉलिसी है इनके पास कि बिजनेस अगर फेल हो जाता है तो कहीं सपोर्ट मिलेगी? कोई है? तो फिर 45% क्यों दूँ मैं? पहला सवाल ये है। अच्छा, अब टैक्स नीचे आने की तो कोई सर सिचुएशन नज़र दूर तक तो नहीं आ रही। ये उसी वक्त होगा जब टैक्स नेट में ज़्यादा लोगों को लाया जाए। गवर्नमेंट इस वक्त प्लानिंग कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क में मसला ये है कि वो प्रेशर ग्रुप्स बहुत आ जाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी तो ये है। और हमारे यहाँ ना लिटरेसी का भी मसला है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं यूनियंस में गया, ये एसोसिएशंस होती है ना आपकी रिटेलर्स की, तो उन्हें मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने तो आपको बहुत अच्छा प्लान दिया था, अब हम डिस्कस करते हैं और आपकी जो ऑडियंस है वो भी इस बात को ना सुने। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया था, ये मिफ्ता इस्माइल ने लगाया था, जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी इमरान खान के बाद, फ़ौरन शहबाज शरीफ के पास आई थी, तो उसमें मिफ्ता इस्माइल ने एक टैक्स लगाया था रिटेलर्स के लिए। बिल्कुल लगाया था। वो क्या था कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंग था, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 अप टू 10,000 रुपीज़, एंड दैट वाज फाइनल टैक्स। उसके बाद आपने कोई टैक्स ही पे नहीं करना था। अब एक बिजनेसमैन को 36,000 से लेके 1,20,000, तो और क्या चाहिए था रिटेलर्स को? समझ रहे हैं ना, सेल्स टैक्स देना था ना आपको इनकम टैक्स देना था, दैट वाज फाइनल टैक्स। फिर पूरे जितनी भी यूनियन थी, एसोसिएशन थी, इनको मैंने समझाया भी था उस वक्त कि ये बहुत अच्छा फैसला है आप लोगों के लिए। हाँ, अब इसको प्रॉपर करें, ऑर्गेनाइज, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीज़ें ये थी कि किनको 3,000 लगना चाहिए, किनको 5, किनको 10, इस पर तो बात हो सकती थी। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करके, मेहनत करके ये टैक्स ख़त्म करवा दिया अपने ऊपर से। और उसके बाद आप देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कहाँ जंप कर गए। अच्छा, वो अच्छी सजेशन थी बिल्कुल मुफ्ती साहब की उस वक्त। अच्छा, वो खुद भी बिजनेसमैन थी तो दर्द जानते थे उन्होंने कि बहुत किस तरीके ज़बरदस्त से, किया। लेकिन ये समझे नहीं सर उस वक्त। आप कहते कितना जिंदाबाद मुर्दाबाद बट हुआ दैट था। वाज द पॉलिटिकल डिसीजन, उनको फिर इस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, वही प्रेशर ग्रुप, वही सब चीज़ें हो गई चीज़ें। सर आपकी तरफ आते हैं, आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सर अपने आप को कि बेहतर हैं या दूसरे जो प्रोवाइडर्स हैं उनसे कैसे यूनिक बनाते हैं अपने आप? देखिए, मैं आपको पहले बेसिक्स बताता हूँ जी। टैक्स की बेसिक है अकाउंटिंग। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे नॉन प्रोफेशनल हैं जिनके बैकग्राउंड अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है और वो सर्विस दे रहे हैं बाय प्रैक्टिस, और एक दिमाग में होता है कि ये टैक्स का लॉयर है। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, लॉयर्स को इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा लॉयर जिसके पास फाइनेंशियल स्टडीज़ भी हैं वो कर सकता है। LLB में अकाउंटिंग की एजुकेशन क्या है, और बिजनेस का बगैर अकाउंटिंग के क्या कंप्यूट कर सकता है?
पहला प्रॉब्लम ये, हमें ये एक गैप नज़र आया क्योंकि वो बाय प्रैक्टिस काम करते हुए आ रहे थे, वो प्रॉपर एडवाइस नहीं दे रहे थे। एंड सेकंड थिंग क्या है, हमारी कंपनी का डिफरेंस ये है कि हम टैक्स प्लान करते हैं एट इनिशियल स्टेज। आप आज बिजनेस स्टार्ट करने आए, मैं आपको आज से पूरा टैक्स प्लान दूंगा, तो नेक्स्ट ईयर आपको कोई सरप्राइज़ नहीं मिलेगा जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आपको पता होगा कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, किस तरीके से चलना है। जो मैंने शुरू में वर्ड बताया था टैक्स अवॉइडेंस, अगर आप मुझसे आसान बात समझेंगे ना कि गवर्नमेंट, मैं लोगों को बताता हूँ ये जुमला ना कि गवर्नमेंट चाहती है आप टैक्स ना दें, आपका जो कंसल्टेंट है उसकी जो लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस है वो टैक्स पे करवाता है। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊँ, यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे आपका भी अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उस पर एक फर्दर और एक्स्ट्रा टैक्स लगा होता है, फर्दर एंड एक्स्ट्रा टैक्स, वो आपकी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आपके बिल में वो टैक्स लग रहा है तो पहले आपने चेक करना है कि आपकी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या उनको बताया कि जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें आप ये टैक्स लगा दें। पहली बात है कि आपका बिजनेस उसमें फॉल करता है या नहीं। सबसे ले रहे हैं वो तो बिजली के बिल के साथ। वो के इलेक्ट्रिक ने तो फ्लैट सबको लगा दिया ना, ब्लैंकेट कर दिया। और आपके कंसल्टेंट काम है ना सर, वो तो देखिए यही तो बता रहा हूँ, मैं तो बीइंग कंसल्टेंट कई लोगों को इस चीज़ पे बेनिफिट दे चुका हूँ कि आप पे एप्लीकेबल नहीं है। ये बताया ही नहीं, हमें भी नहीं बताया वैसे हमारे कंसल्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं उनसे पूछूंगा, वैसे ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ। हाँ, हम लोग टैक्स प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, लोगों को इस तरीके से टैक्स अवॉइडेंस। अच्छा, फिर क्या है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब एक मैं उस पर चला जाता हूँ, जो मार्ट है, किसी का मार्ट है, जनरल स्टोर है, अगर वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं कर रहा तो अपनी बाइंग पे 4% एक्स्ट्रा पे कर रहा है। यानी कि उसी सिस्टम में रहते हुए, उतनी ही सेल करते हुए, उतना ही वर्किंग कैपिटल, उतनी इन्वेस्टमेंट के साथ वो 4% एनहेंस कर सकता है प्रॉफिट को सिर्फ सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होकर। लेकिन शुरू से डरा ऐसे दिया गया है कि अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर ये इसमें चलें डरा, अच्छा, हमारे यहाँ डर का भी बिजनेस है। डराया किसने? उन्होंने, जिनकी मैंने शुरू में बात की है, और ऐसे नॉन प्रोफेशनल्स जो इस चीज़ को नहीं समझते थे। तो डर प्राइवेट लिमिटेड भी है सर इसके अंदर कहीं ना कहीं। जी, हमें ये बताया जाता है कि आप जितना लोगों को डराएंगे वो इतने आराम से सर्विस लेंगे। जबकि मेरा ये मानना था, मेरा ये बिलीव एज मतलब मैं कंपनी को लीड कर रहा था कि जब मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ फीस, तो मेरा काम है आपको पीस ऑफ माइंड देना, आप सुकून से सोच सकें, इन चीज़ों से डरें नहीं। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ, लोग बिल्कुल FBR को लेकर ऐसे डर जाते हैं कि कौन सी सज़ा होने वाली है। तो अगर आप प्लानिंग से चल रहे हैं, गवर्नमेंट खुद ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, आप यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएं, आप ये टैक्स सेव कर लेंगे। जैसे एक जो लोग सप्लाईज करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, मल्टीनेशनल को, गवर्नमेंट सेक्टर को, उनका टैक्स एट सोर्स काटते हैं, नॉर्मली 5.5% है। अगर वो बंदा मैन्युफैक्चरर है और प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हो जाए तो वो एग्जेम्पशन लेके 1% हो सकता है, मतलब उसको 4.5% सेफ होगा अपफ्रंट। तो ये सेविंग तो गवर्नमेंट ने दी है ना, अवेयरनेस का मसला है सबसे सर बड़ा। एक बात बताएं, ये कैसे होगा, एक आम आदमी कैसे करेगा? क्योंकि कंसल्टेंट तो उनको तो खुद भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो है। ये जो डेफिसिट है, ये जो इसको ट्रस्ट कहेंगे, लैक ऑफ नॉलेज कहेंगे, क्या कहेंगे, ये तो सिलसिला तो असल में तो बंदा मर रहा है ना सर। सर देखें, लाइबिलिटी तो कंसल्टेंट पे कि उसे पढ़ना चाहिए अपने क्लाइंट के लिए। इवन मेरे पास अगर कोई डिफरेंट इंडस्ट्री या कोई डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है तो मैं क्लाइंट से टाइम लेता हूँ स्टडी करने के लिए, ताकि मैं बेस्ट ऑप्शन दूँ। इसमें कभी आपकी जो एसोसिएशन होगी, उन्होंने कभी रोल प्ले किया है? हमारी तो वैसे एसोसिएशन नहीं है ही नहीं। हाँ। अच्छा, ये किसी हर इंडस्ट्री के एसोसिएशन? वैसे ये है कि बार एसोसिएशन जो KTBA वगैरह बने हुए हैं वो किसी और ऑप्शन पे ज़्यादा चले जाते हैं। कोई गवर्नमेंट लॉ बनाती है, उनका प्लान ये होता है कि बस एहतजाज पे चले जाएं। टैक्स के लिए सर, टैक्स नेट को अब बेहतर बनाने के लिए जो आपने वर्ड यूज़ किया कि लोगों को लेकर आना पड़ेगा, हाँ, कैसे लेकर आएँ? इधर तो डर इतना है कि जो नई एक बच्चा, एक लड़का लड़की नई कंपनी खोलता है, वो डर रहा होता है, कहता नहीं मैंने अंदर इधर नहीं आना, खामोशी से बस काम करते रहो, कैश पे काम कर लूँगा। अभी जो सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की जा रही है, और अब जो है कि आगे ये प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस डर को ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस सेशंस किए जाएं। और अब अगर आप देखें तो कुछ न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं, जैसे PK रेवेन्यू को मैं मेंशन करूंगा, और मुख्तलिफ हैं, वहाँ से वो न्यूज़ को देते हैं लोगों को। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब प्रॉपर लोगों को काउंसलिंग होगी, अवेयरनेस होगी, तो डर निकलेगा। क्योंकि पहले वालों ने बहुत डराया हुआ है। आप मुझे बताएं ना कि कुछ लोग अपनी गलती की वजह से बिज़नेस अपना सील करवाते हैं या परेशानी में जाते हैं। इतना बड़ा शहर है यही आपके अराउंड, तो कितनी गिरफ्तारियाँ हो रही है रोज़ाना? FBR कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो इतना डराया हुआ क्यों है? हाँ सर, इतने रोज़ गिरफ्तारियाँ हो रही। अच्छा, नहीं एक है लेटर ना। जो आता है ये ऐसा खौफनाक क्यों लगता है कि जिस तरह यू आर अंडर अरेस्ट हो गए? लेटर किसके पास आता है? डराया जाता है। देखिए, सबसे पहला लेटर तो क्या होता है कि 8 बजे इतने बजे पहुंच जाएं, जैसे सुबह खुद नहीं पहुंचते सर, वो हमें पहुंचा रहे हो। हाँ, वो ज़रूरी नहीं है आप 8 बजे जाएं, आप 10 बजे भी चले जाएं, वो मसला नहीं है। लेकिन देखें, जो सबसे पहला नोटिस होता है ना, और वो राइट है गवर्नमेंट का, FBR का, वो आपसे सिर्फ पूछते हैं, पहले में सिर्फ सवाल होता है कि हमें ये चीज़ लगी है या आपने ये रिटर्न फाइल किया, आप बोलते हैं कि मेरी ये अर्निंग्स हैं, तो इसको जस्टिफाई कर दें।
यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, मेरे पास ऐसे टैक्स रिटर्न्स भी आए थे, मतलब हम गेट सेकंड ओपिनियन भी देते हैं एक सर्विस है हमारी, जिसमें क्या है कि आपने जो टैक्स रिटर्न फाइल किया है वो हमसे उस पर आप सेकंड ओपिनियन ले लें कि इसमें कोई फ्लॉस तो नहीं है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन था, ठीक है, वो उसका जो काम था वो सेल करता था प्रोडक्ट, ठीक है, ना उसकी परचेज थी ना ओपनिंग स्टॉक था, तो बेचा क्या। अब ये चीज़ तो आप भी पकड़ सकते हैं जिसकी ये फील्ड नहीं है। आप अगर इस बंदे का ऑडिट करें तो कहना हाउ कैन बी पॉसिबल, तो उस कंसल्टेंट को नहीं पता था जिसने फाइल किया है। तो इस तरह के फ्लॉज होते हैं हमारे पास। अच्छा, स्कूल है, सर्विस इंडस्ट्री है, उसकी फाइलिंग ट्रेडिंग पे की हुई है, वो क्या बेच रहा है स्कूल में, स्कूल सर्विस इंडस्ट्री है ना। अरे सर ये तो नहीं हुआ कि जानबूझ के भी अवेयरनेस नहीं दी जा रही है? शायद क्योंकि डर पे बिजनेस बना हुआ है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपके कंसल्टेंट आपसे बहुत लो अमाउंट चार्ज करते हैं, तो फिर उनका लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन हो रहा है, सोचें कैसे हो रहा है? उनकी अर्निंग कहाँ से, फिर वो क्या एफबीआर से ले रहे हैं पैसे क्या? सेटलमेंट पे ले रहे हैं। हाँ? सेटलमेंट पे या आपसे डरा के ले रहे हैं। और बाज दफा अच्छा उनको सर एक बात और भी तो है, उनको तो अकाउंट्स पूरा नजर आ रहे होते हैं आपके कि इस वक्त पैसे कितने पड़े हुए हैं, जी। तो किस हिसाब से डराना है इस बंदे को? अच्छा, बहुत से लोगों को बेवकूफ़ी बनाया जाता है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मेरी वेल्थ ना एनहांस हो गई। मैंने कहा वेल्थ विदाउट पेइंग टैक्स आपने एनहांस कैसे की, पहले तो मुझे ये बताएं कि लास्ट ईयर आपकी ये वेल्थ थी जो भी सपोज XYZ फिगर, वो इस साल एनहांस हो रहा है, तो उसका कोई अर्निंग हो सकता है, इनहेरिटेंस, कोई गिफ्ट मिला, कोई सिचुएशन हो सकती है ना, तो कैसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझसे 70,000 रुपीज़ लिए सिर्फ और मेरी 1 CR से वेल्थ इनहेंस कर दी। मैंने कहा ज़रा मुझे दिखाइएगा आप अपना मतलब ID पासवर्ड दिया। जब मैंने रिटर्न खोला तो सिंपली वो रिटर्न रिवाइज कर दिया था। रिवीजन इज़ नॉट एनहेंसमेंट। वो तो आपने जो फाइल किया आपने रिवाइज करके कहा कि मुझसे ये गलत फाइल हुआ, तो अब ये फाइल कर दिया, यानी कि वो सिर्फ उसने फाइल किया था। तो मैंने अपने क्लाइंट को बोला ये तो आप फॉर्म गिराएं, दोबारा खुद रिवाइज कर दे, तो आपने पे क्यों कर दिया उसको, उसने बेवकूफ़ बनाया। लोगों को यही पता नहीं चलना चाहिए कि FPR के नाम पे भी लोग उससे पैसे मांग लेते हैं जो कभी FPR को भी नहीं मिलते। झूठ बोला जाता है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ओहो ये भी हो रहा है जी, मतलब ये एफबीआर के नाम पे कि एफबीआर को आपका टैक्स रिटर्न चला गया, इतने पैसे दे दें। अच्छा लोग कैश भी देते हैं ना सर, कि कैश लेने जमा करा देना। नहीं देखिए टैक्स अलग लोग चीज़ है। देखते ही नहीं है। बिल्कुल फैक्ट यही है टैक्स। अच्छा बहुत सी क्लाइंट के साथ ये भी हुआ, हमारे पास लोग आए जिनके चालानी का भी जमा नहीं हुए थे। उनको बताया कि आपका 4 लाख टैक्स बना है, 5 लाख टैक्स, उनसे कैश ले लिया, उनके चालानी का भी जमा ही तो नहीं सर हुआ। ये हम तो खमक है एफबीआर वालों को इतना बुरा समझ रहे हैं, ये तो हमारे तो नो प्रॉब्लम बीच वालों का ज़्यादा। अब ये मुझसे नाराज़ होंगे ये बात कहने में, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट है। एक ये प्रॉब्लम चल रहा था कि पासवर्ड नहीं देते थे, क्लाइंट को पासवर्ड नहीं देते थे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता था। फिर FBR पासवर्ड सेट करने की लंबी। अब गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि आपके नाम पे जो सिम है, बस अगर वो आप वहाँ पे नंबर डालें तो अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, आपको किसी का जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वो Easy। हाँ कि पासवर्ड नहीं दूंगा, मुझे ये दे दें, मुझे वो दे दें, तो हाँ, वो नहीं देते हैं अक्सर पासवर्ड, या फिर वो पासवर्ड फिर आगे रिसेट करवाने की एक लंबी एक्सरसाइज होती है। अब सिंपली आप खुद ही बैठ के अपने घर से कहीं से भी लैपटॉप के ऊपर उसको रिसेट कर सकते हैं। तो सर इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट ने तो जो करना था वो किया है, ये बीच वाले मामला बड़े ज़्यादा खराब उनका हैं। खराब है, गवर्नमेंट का इतना नहीं है। FBR से ज़्यादा डराया गया है, बिल्कुल झूठ बोला गया। सिस्टम में आने का बेनिफिट है, मैं राइटिंग में लिख के दे सकता हूँ और साबित भी कर सकता हूँ। अच्छा वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नादरा से अटैच करके कर रहे हैं एफबीआर वाले भी, कि कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते वो हैं। तो बहुत आगे जा चुके हैं। अभी आप देखेंगे 1 से 2 महीने में जो सिस्टम चेंज हो, क्योंकि उनकी स्टडी मुझे बहुत अच्छी लगी इस बार गवर्नमेंट की। वो इस रियलिटी को समझते हैं कि आप कराची को ले लें, हम तो यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है कि कितनी इंडस्ट्री है कराची के अंदर जो कहीं सिस्टम में है ही नहीं। उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके पब्लिश भी किया, स्टैंडिंग कमेटी में बताया कि कराची में सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर है। उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को ऐसे आइडेंटिफाई किया है कि जैसे अब आपका कॉटन है, कॉटन जिनर जो है आपके शक्कर आरटीओ में ज़्यादा है, क्योंकि वो इंटीरियर में कॉटन जिनर ज़्यादा है। उन्होंने कहा यहाँ से कॉटन जिनर्स हैं, कराची में टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज़ हैं, फैसलाबाद में है, यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद ये इंडस्ट्रीज़ है पूरा। उन्होंने वर्किंग अपनी कंप्लीट है, बेवरेज सेक्टर पे भी वर्किंग की है। और इस बार जो वर्किंग नज़र आ रही है ना, ये आप खुद देखेंगे जब भी ये स्टार्ट लेते हैं, आपके लिए कुछ दिनों में ले सकते हैं, 1 से 2 महीने में ले सकते हैं, तो आपको बहुत पैनिक नज़र आएगा। क्यों पैनिक होगा, वो तो अपना काम सही कर रहे होंगे गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। लेकिन जो कंसल्टेंट होंगे ना, वो शोर मचाने शुरू करेंगे, क्योंकि जब वो शोर मचाते हैं क्लाइंट उन्हें पैसे दे देता है। तो आपने डर में और शोर में नहीं आना है, लोगों के बैठ के सुनना है, पहले सुने समझें वो क्या रहे। जैसे मैंने बताया कि खुद सारे लोगों ने मेहनत करके जो 3,000 रुपये का टैक्स था पर मंथ, 3,000 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं, 3,000 खुद ही खत्म करवाया मेहनत करके। समझाने वाला कोई नहीं था सर शायद, मेरे ख्याल में समझना ही कोशिश कर रहे थे। हमारे यहाँ मसला यूनियन के प्रेसिडेंट्स का भी, वो अपने आप को मुल्क का प्रेसिडेंट समझते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जब जाके इनको पूरा एक्सप्लेन, आप देखें किसी भी टेक्निकल, आप मुझे सुन रहे हो ना, बड़ा कड़वा सच बोल रहे हैं आप मुझे सुन क्यों रहे हो, क्योंकि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूंगा तो आपसे सुनूंगा, उस वक्त मैं नहीं बोलूंगा, मुझे आपको फॉलो करना होगा, आप मुझे गाइड कर सकते हो, मैं अपनी फील्ड में आपको गाइड कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं समझता हूं कि आपकी फील्ड से मैं कहता हूँ मैं बुक में भी लिखा हुआ दिखाऊंगा और कॉमन सेंस जो कहता है वो भी बताऊंगा।
सर ये जो यहाँ तक तो ठीक है, एफबीआर तक तो, गवर्नमेंट की जो फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, कभी यूं कर दिया कभी यूं कर दिया। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और उन्हें जो प्लान बनाना चाहिए वो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए कि उसकी जो डेडलाइंस दें ना, एक ही डेडलाइन हो, इतना टाइम ज़रूर दें 3 महीने 6 महीने कि वो एग्जीक्यूटेबल हो और वो फिर डेडलाइन हो। आप बार बार डेडलाइंस को चेंज करना शुरू करेंगे ना तो और फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई इन्फोर्समेंट करती है और उसको रिवोक कर लेती है। जब आप रिवोक कर रहे हो तो फिर लोगों का ट्रस्ट ही नहीं आ रहा आप पे। डिजिटल करेंसी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो जाएगा? अभी लगी हुई तो है, गवर्नमेंट लेकर रेगुलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्रिप्टो को भी स्टेट बैंक की भी एक न्यूज़ आ गई, कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि मामलात बेहतरी आएगी या यही पाकिस्तानी खामोशी से ट्रेडिंग करते रहेंगे? अगर इसको रेगुलराइज सही से किया गया तो बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अभी वो सारे जो आपको भी अगर पता हो जो USDTs बाय होते हैं वो पाकिस्तान से बाय चले जाते हैं, वो नजर ही नहीं पाकिस्तान के आता, सिस्टम में खामोशी होते से- ही नहीं, खामोशी खामोशी सब से काम बाहर चल है। रहा है। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर उसे प्रॉपर रेगुलराइज किया जाए और ट्रस्ट गेन किया जाए, ऐसा ना हो कि जो क्रिप्टो में ट्रेड किया जा रहा है उन्हें तंग किया जाए, तंग ना किया जाए, आप टैक्स ले लें सिंपल। उन्हें जो गेन हो रहा है, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में गेन पे टैक्स एट सोर्स काटा जाता है, तो आप सिंपली टैक्स ले लें, जैसे ही उसका गेन बुक हो वहाँ एट सोर्स टैक्स काट लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप उनके पीछे डिपार्टमेंट्स लगाएं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सब चीज़ों पे ना जाए, उन्हें तंग ना किया जाए। इनको डर ही तो नहीं सर कि पैसे सारे निकल जाएंगे यहाँ से? ये डर तो नहीं इन लोगों को? पैसे निकलेंगे नहीं तो इन्वेस्ट हो रहे हैं आपके। अगर अपना सिस्टम होगा पाकिस्तान के अंदर, अगर एक्सचेंज होगा तो फिर तो पाकिस्तान में ही है ना, और डर ना होगा बंदों को तो। बिल्कुल। अरे सर एक तो ये बताएंगे जो कैश मांग लेते हैं कि जी मेरे पास मशीन नहीं है, कैश दे, यहाँ क्या सिलसिला चल रहा है? इनका मकसद क्या होता है करने का? शो ना करना, FBR से छुपाना अपने इनकम को। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस बार, आपने देखा। अच्छा, र्यूमर्स भी बहुत होती है, मज़ेदार बात ये है, अभी मैंने खैर बैंक से भी मेरी बात हुई है तो बैंकर्स को भी मैंने ये बात कही है। अभी आपको याद होगा जब जुलाई में इन्होंने एक लॉ बनाया कि अगर आपकी सेल 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है और वो आपने कैश पेमेंट ली तो आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। सही है, सिंपल ये बेस फार्मूला था। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपकी फ़र्ज़ करें 50 लाख की 2 सेल्स हैं, मतलब 1 CR, वो आपने कैश में पेमेंट ले ली, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जब ऑडिट करेगा FBR तो आपका 90 लाख डिसअलाउ करके 45 लाख कर देगा और 45 लाख को प्रॉफिट में ऐड करके आप पे टैक्स लगा देगा, एज ए पेनलाइज करेगा आपने कैश में क्यों काम किया। ये रूल था। इस पे क्या हुआ, अब 21S सेक्शन था, हमने स्टडी कर लिया, दैट्स फाइनल। र्यूमर चल गई। र्यूमर क्या आ रही है कि जैसे ही आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे आपका 20.5% टैक्स कट जाएगा। ओहो, ये र्यूमर इतनी ज़्यादा स्प्रेड हुई, ओहो, इतनी यार, ज़्यादा बहुत यूनियंस ज़्यादा चली में, थी। बैंकर्स बहुत ज़्यादा चली। इवन मुझे दोबारा लॉ बुक खोलनी पड़ी कि मैं भी, फिर हमने बैठी टीम, हमने इसको चैट GPT पे डाला। उसने एक टेस्ट केस किया था जिसके अंदर ये इतनी परसेंट बन रही थी। उसने एक कंपनी अज्यूम की, उसका 1 मिलियन किया तो 20.5% निकल रहा था, तो वो र्यूमर स्प्रेड हुई। उसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों ने बैंक में डिपॉजिट रखना छोड़ दिया। तो अब मेरा ये कहना है, मैं बैंकर्स को भी ये कह रहा हूँ, बैंक्स को भी ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर में बैंकिंग आप विदाउट प्रॉपर कंसल्टेंसी नहीं कर सकते। कंसल्टेंट गाइड करता है क्लाइंट को, वो डिपॉजिट नहीं रख पाते, वो कहते हैं 30 जून को बैलेंसेस बाहर कर दें, वो उनको अपने हिसाब से मशवरे दे रहे होते हैं जो कि इवेंचुअली इकॉनमी को भी नुकसान करता है और सिस्टम्स को भी। अच्छा, नज़र सब कुछ आ रहा होता सर, ये जो बीच में से स्मार्ट मूव लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नज़र उनको दूसरे सिस्टम वालों को नज़र आ रहा होता है, ये सब कुछ स्मार्ट मूव लिए जा रहे हैं कि जून को निकाल दो, जुलाई में डाल दो, ये सब कुछ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। छुपा हुआ नहीं है कुछ। मुझे एक बंदा आके कहता है कि हमारा कंसल्टेंट ये कहता है कि 5-6 महीने अकाउंट चलाओ, उसको बंद कर दो। क्या स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से वाइप ऑफ हो जाएगा? उसके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, ये अकाउंट खोला तो जब वो चाहेंगे ले सकते हैं, क्योंकि आपके NIC से सिंक है ना सारा। अरे सर ये जो इश्यूज़ हैं, ये इंडिविजुअल, तीन चीज़ें, तीन लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। एक इंडिविजुअल हो गया, एक बड़ी कंपनी, एक छोटी कंपनी, तीनों के इश्यूज़ में क्या फ़र्क है सर? सेम इश्यूज़ है तीनों के। इश्यूज, बस ये जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास एक्सपर्ट्स अच्छे हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, वो अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब मैं मल्टीनेशनल्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की। लेकिन उसके अलावा आपको बहुत सी कंपनीज जो है ना, वो नाम के हिसाब से तो बड़ी लगेंगी कि ये भी बड़ी है, लेकिन हाल उनका भी यही है। आगे जाके ये जो सिस्टम है आप लोगों जितना भी, इसमें AI का इंटीग्रेशन बढ़ेगी, इम्पैक्ट आएगा AI का? हमारे सिस्टम में AI इसलिए नहीं आ सकता है कि देखें, AI की वजह से क्या होगा कि वो तो एक स्ट्रेट प्रोसेस कर देगा ना, उसको बताया तुम यूँ कर दो। लेकिन मुझे अभी इस AI की इतनी एडवांसमेंट का पता ही नहीं कि इसमें कहाँ तक जाएगी। लेकिन जहाँ पे प्लानिंग्स की बात होगी तो AI प्लान कैसे करेगा, क्योंकि टैक्स के अंदर जब हम अवॉइडेंस की बात करते हैं विच इज़ लीगल, तो हम 5 से 6 लॉस को मिलाते हैं, उसमें से रास्ता निकालते तो उसको हैं। कैसे समझाएंगे? यही तो मसला है, तो इसलिए हमारी फील्ड थोड़ी सेफ है। लेकिन इवेंचुअली ये जो एक डर है लोगों का कि जी AI टेक ओवर कर लेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फील्ड पे तो नहीं है, लेकिन बाकी फील्ड पे हमारी फील्ड में हमारी फील्ड पे तो अभी बाकी भाई आप लोग बचे हैं, अगर आप लोगों ने इस तरफ आना है तो देख लें, क्योंकि इनकी फील्ड में तो बाकी फील्ड में भी नहीं है। अच्छा ये नहीं है इसके अंदर। सर एक बात है, ये जो आपने सिलसिला सारा किया,
कभी डीमोटिवेट भी होते होंगे, किस तरह अपने आप को रीस्टार्ट करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को? अच्छा, डीमोटिवेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं इतने सालों से काम करके। डीमोटिवेशन हमें तब आती है कि देखें, अक्सर हमारे साथ ये रहा है ओएमसी के साथ ना, कि हम लोग फॉरेन न्यूज़ को देखते हैं, उसका काउंटर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, लॉन्च करते हैं। एक ही तरह की हुई है हमें कि वो जब बिल्कुल एग्जीक्यूशन पे होता है, हमारी वर्किंग हो चुकी होती है और गवर्नमेंट चेंज कर देती है पॉलिसी। ये होता है? हाँ, ये कई दफ़ा हुआ है। लेकिन डीमोटिवेट होने के बजाय नेक्स्ट स्टेप पे अच्छा, वहाँ रुकना नहीं है। फॉरवर्ड नहीं, रुकना नहीं है ना। मैंने इसी वजह से सक्सेस हासिल की है, रुकते नहीं थे। मतलब अब ठीक है, चलो ये हो गया, इस कार्ड्स को हटा दें, नेक्स्ट कार्ड्स रखें सामने, अब ये स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग, ये चीज़ें। अच्छा, इंसान को ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए हर वक्त? बिल्कुल, ऑप्टिमिस्ट के साथ आइडियलिस्ट होना चाहिए। अगर आप मुझे देखें, जब मैंने स्टार्ट लिया था तो हमारी फील्ड से टैक्स में कोई नहीं आता था, टैक्स की फील्ड में कोई आना पसंद नहीं करता था, ऑडिट ही सबका मेन कोर होता था स्टूडेंट्स का। तो मैं टैक्स फील्ड में आ गया, और उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे इतने ज़्यादा रेफरेंसेस, कॉन्टैक्ट्स कुछ भी नहीं थे बिजनेस जनरेट करते हुए। आज हम क्रॉस कर चुके हैं 10,000 क्लाइंट्स को। अरे वाह! आज तकरीबन बहुत सी रिनाउंड कंपनीज हमारे पास हैं। तो वो मैं कहता हूँ कि अगर आपने एग्जांपल देखे तो मैं आपके सामने हूँ, जैसे स्टार्ट बिल्कुल तो सर कितने सालों का सफ़र है? अगर आप टैक्सेशन वाला सफ़र कहें तो हमारा 17 से, वैसे कंपनी 12 से। 12 में हम अकाउंटिंग ऑडिट की सर्विस देते थे, टैक्सेशन हम 2017 से दे रहे थे। मुझे अभी भी याद है, अब मेरे MOUs हो गए बैंक्स के साथ प्रॉपर। UBL के साथ हमारा MOU हो चुका है, HBL के साथ हो चुका है, अब MOU कर चुका हूँ, आज बैंक के साथ हुआ है। लेकिन मुझे अपना वो टाइम भी याद है कि क्योंकि मेरे फादर बैंक में थे तो मेरे पास थोड़े रेफरेंसेस थे कि मैं ब्रांच मैनेजर खुद जाके विजिट करता था, उन्हें एक्सप्लेन करता था, क्योंकि बैंक पे एक टैक्स लगा था 0.6% नॉन फाइलर्स को कैश ड्रॉल पे। तो मैंने कहा आपके क्लाइंट्स को ये सर्विस चाहिए होगी, तो वहाँ से क्लाइंट्स रेफ़र होते थे। ये मेरा स्टार्ट था, मैं खुद मतलब जाके उनको डोर टू डोर गया बैंक्स में। तो आज आप देखेंगे कि बड़ी टीम है हमारे पास और काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन थी सर कि सब कुछ कर लूँगा, ये सब कुछ हो अच्छा, जाएगा? मज़े की बात ये कि जब मैंने स्टार्ट लिया तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं पहला था फैमिली में जो बिजनेस की तरफ गया, जॉब 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 बताते रहते थे। और सारे जॉब कर रहे थे? अच्छा, वो कोई क्या, मैंने कहीं जुमला भी पढ़ा था बड़ा अच्छा, कि अगर आपको लगता है आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, आप बिजनेस करके देखें। तो जब आप वाकई में बिजनेस करते हैं तो आपके दोस्त भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, फैमिली भी, यानी कि मैंने ये थोड़े लोग गायब होने लग जाते हैं। हाँ, ये गायब क्यों होते हैं सर लोग आपके आसपास से? गायब होते हैं, सक्सेस पे वापस आते हैं और दुगनी तादाद में आते हैं। और मैंने आपको बताऊँ प्रैक्टिकल बात, जिन्होंने शुरू में मुझसे सर्विस ली ना, वो मुझे जानते ही नहीं थे, मेरे जानने वालों ने किसी ने भी सर्विस नहीं ली शुरू में। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपका जो पहला कस्टमर या क्लाइंट बनेगा ना, वो अननोन बंदा होगा, वहीं से आपको उसकी वजह से सक्सेस मिलेगी। और जब आप पार्टी करते हैं या कोई सक्सेस एंजॉय करते हैं तो फिर आपकी फैमिली और फ्रेंड पहले होते हैं। नहीं, वो फिर आपको यूज करने आते हैं ना कि भैया ये मेरा काम कर दे। एग्जैक्टली, इस पोजीशन में पहुंच ये गए भी हो रहा होता है। दूसरा, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी आप पे हार्ड टाइम आए तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली की और फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए होती है। एक इंसान है ना, ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन वो टाइम जो होता है ना, क्रिटिसिज्म का चल रहा होता है। तो मैंने कहा मना किया था ना वो, अरे सर ये हुआ आपके साथ कि मैंने मना किया था नहीं करना? हाँ, अपनी ये किस चक्कर में बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म होता रहा, जॉब करो सुकून से। बिल्कुल। अच्छा, मेरे लिए सक्सेस क्या होती थी, आज मैंने एक बड़े क्लाइंट को अप्रोच किया, उसने मेरी बात सुनी, और लोगों के लिए छोटे छोटे गोल्स हैं। हाँ, छोटे छोटे गोल्स, और इन्हीं से बड़ा गोल बना होगा। इन्हीं से बड़ा गोल बना। अच्छा, लोग सक्सेस कहाँ देखते हैं, जब मेरे पास वो चीज़ें आने, जो मटेरियल्स चीज़ें हैं ना, कि अब आपने ये गाड़ी ले ली, अब आपने ये चीज़ें ले ली, लोगों ने सक्सेस तब देखी। लेकिन मुझे सक्सेस तब देखना शुरू हो गई थी कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं और मुझसे सर्विस ले रहे हैं। क्या बात है, ये होता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में। ये सक्सेस तो वहाँ देखते हैं, ये ज़हन में सर, अगर आप उसको सक्सेस नहीं समझते तो आप सक्सेस नहीं पहुंच पाते। मैंने कहा नाउ ये लोग मेरी बात सुनना शुरू हो गए, उनको मेरी एडवाइस ही समझ आ रही है। तो मुझे पता था कि इवेंचुअली मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, जब मैं इस नंबर को अचीव करूंगा तो क्रिटिसिज्म खुद ही खत्म हो जाए। अब वो क्रिटिसिज्म करने वाले अब तारीफ करते हैं। हो क्या बात, मैंने चेंज किया। इसका जो मजा है ना, इसका मजा ही अलग है, इसका मजा जब आप बैठ के सुन रहे होते हैं ना, हो और बंदा सोचता है यार मुझे याद है आपने क्या कहा था। बिल्कुल। और बंदा सोच बोल भी नहीं पाता बिल्कुल कि तुम क्या थे और क्या बोल रहे थे। बहुत से लोग तो एडमिट भी कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने एडमिट किया है। ये भी बड़े ज़र्फ वाले लोग हैं जो एडमिट किया है। ये बड़े ज़र्फ वाले लोग हैं जो एडमिट करने वाले लोग एडमिट नहीं करते। नहीं, ज़्यादातर नहीं किया है। ये अच्छा है। तो सर ये जो सिलसिला है, ये नीयत इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, मैं एक बताऊंगा कि सबसे पहले आपका करैक्टर होना चाहिए। सबसे पहले आपका करैक्टर इंपॉर्टेंट है। आप किसी फील्ड में जाएं, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, आपने ईमानदारी से चलना है। अच्छा, मैं बताऊं, हमारे साथ छोटे छोटे इवेंट्स होते रहे, छोटा सा फ्रॉड भी हुआ, थोड़ा सा किसी ने कभी कुछ किया, वो होते हैं फील्ड के अंदर। बट मैं उसको ना नेगलेक्ट करता गया, लॉसेस को, इन चीज़ों को हटाता गया, और मैं अपने फोकस पे था कि कोई मसला नहीं, अगर ये हुआ है, डेंट हुआ है, तो ये गुजर जाएगा टाइम। तो वो ऐसा नहीं है, हर उस जो भी बंदा जिसका भी जर्नी है ना, उसमें ये प्रॉब्लम्स हर बंदा फेस करता है। अच्छा, बहुत से लोग कनेक्ट, जो आस-पास कानों में कह रहे होते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, इनका क्या करें सर?
सुने ही नहीं इनकी तरफ। और आप अपना फोकस इस पॉइंट पे रखें कि मैं जब ये नंबर अचीव कर लूँगा, जो भी है ना आपका बिजनेस का नंबर्स हैं, क्लाइंट के साथ, हम तो सर्विस इंडस्ट्री है ना, इतना नंबर ऑफ क्लाइंट्स में अचीव कर लूँगा तो मुझे खुद ही सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप उन्हें रिस्पॉन्ड करने बैठ गए, बहस होता क्या, देखें डिबेट का सबसे बड़ा मसला क्या है, ड्यूरिंग डिबेट भी आपका दिमाग ख़राब होगा, उसके बाद भी आप 2 घंटे 4 घंटे सोचते रहेंगे। अब कुछ लोग तो दिनों तक सोचते रहते हैं ये कहा गया है। अच्छा, फिर आप प्रेशर लेना शुरू कर देंगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, प्रेशर हैंडलिंग है। जिस इंसान ने प्रेशर हैंडलिंग कर ली वो कामयाब हो जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस डिसीजंस हो, चाहे क्लाइंट मीटिंग हो। जब आप किसी क्लाइंट से मिल रहे होते हैं तो आपको प्रेशर हैंडलिंग अच्छा, आसान काम नहीं है, ये तो सबसे मुश्किल और है। अगर ये कर गए हाँ, तो गेम आपको ऑन है। अच्छा, हमने क्यों प्रेशर हैंडलिंग की? आराम से, जो मेरी ट्रेनिंग है अपनी टीम को, हम कंसल्टेंट हैं, मैं कोई मार्केटिंग पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको सेल करूँगा। मैंने इनको समझाया बहुत सिंपल है, जब आपके सामने कोई भी क्लाइंट बैठे उसके आप वो देखें कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपके पास सोल्यूशंस क्या हैं। आप सिर्फ उनके सामने सोल्यूशंस रखते जाएं, उसको सारे सोल्यूशन समझ आ गए, वो आपका क्लाइंट हो गया। और मैंने हमेशा इन्हें बताया कि कभी भी क्लाइंट करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम क्लाइंट करने की कोशिश करोगे तो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दोगे। तो सिर्फ सोल्यूशन दो जो तुम फैक्ट पे हो, सच बोलो। बहुत अच्छी बात बताई है। ये सब पुरानी पिचेस थी जो ये पुराने जमाने में होता है क्लाइंट बनाने के लिए। बिल्कुल। अब आपके जो क्लाइंट बनाएंगे वो आपसे दूर चला जाएगा। वो स्मार्ट है। दो बातें करें सीधी सीधी, उसके मतलब की बात जी। है कि ये आपके मतलब की बात है, आपकी मर्जी है आपने करना है नहीं करना। लोग स्मार्ट हो चुके हैं, वो फेक बंदे को पकड़ लेते हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। अच्छा सर, पता होता है बंदे को। अब ये किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान काम नहीं रहा, तो बेवकूफ़ ना बनाएंगे तो बिजनेस आपका चल रहा होगा। बिल्कुल। और दूसरा मैं लोगों को ये एडवाइस करूंगा प्रेशर हैंडलिंग के हिसाब से, कि जब आप कुछ भी नहीं है ना, तो ये तो सबसे अच्छी बात है, तो आपके पास लॉस करने के लिए है ही नहीं, फिर प्रेशर किस बात का? तो प्रेशर को सामने शिफ्ट, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो गया तो तारीफ होनी है, बुराई तो अभी आपकी हो ही रही है, क्रिटिसिज्म तो चल ही रहा है, उसमें ऑनगोइंग ही रहना है। मसला क्या आ रहा मकसूद साहब कहते हैं तुम कामयाब होके देखो, हाँ। सब के सब लौट आएंगे। है? यही है तो सर लौटे सारे। नजर आते हैं आपको? मेरे पास काम कर रहे हैं, बहुत से मेरे साथ काम कर रहे हैं। 3 एडवाइजेस सर क्या देना चाहेंगे बिजनेसमैन को जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? खुदा का वास्ता इधर उधर ना हो, ये 3 काम 4 काम ज़रूर करें। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि पहले जो आपका प्लान हो वो फिजिबल हो। अच्छा, मैं समझा आप कहने लगे मुझसे पूछें तो टैक्स पहले भरें। टैक्स टैक्स के लिए मुझसे रब्ता करें। हाँ, नहीं वो तो आप करें, लेकिन आखिर में सबसे पहले ये कि जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं ना वो फिजिबल होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। बहुत से लोग इस तरह के बिज़नेस, मतलब फैंटेसी वाले बिज़नेस प्लान कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ग्राउंड पे उतरो, नीचे जाओ, खुद जाओ, खुद। अब भी पता है, इवन अब भी मैं अपना नाम बताए बगैर जब भी कोई नया प्रोडक्ट होता है ना तो नीचे जाके विजिट करता हूँ। ग्राउंड पर उतर रहे हैं? हाँ, एक्सीलेंट। उसकी वजह है मुझे वहाँ से ना वो चीज़ मिलती है कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता फिर ऑफिस में बैठ के आके कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है नीचे, क्योंकि मैं मिलकर आया होता हूँ, लोगों की साइकोलॉजी देख चुका होता हूँ, उन्हें ये प्रोडक्ट समझ आ रहा है, चीज़ बताए बगैर कि मैं कौन हूँ। हाँ, बताए बगैर वो बताऊँगा तो फिर वो मसला हो जाता है, इतने सीनियर कंसल्टेंट कैसे आ गए। तो वो पहले तो ये है कि ग्राउंड पर आप खुद उतरें, उस काम को खुद करें, और हमेशा वो काम करें जो आप किसी भी डिपेंडेंट ना हो, खुद कर सकें। आप फ़र्ज़ करें अगर आपका ये बिज़नेस है और आपका यहाँ पे कोई और बंदा बैठा होता है और वो आज अगर शो करने से मना कर देता फिर, और आपको आता है नहीं, तो ऐसे में सब बहुत दफ़े ऐसे हुआ है। तो जो आपका मेन कोर बिजनेस है उसकी मेन कोर एक्टिविटी तो आपके हाथ में होनी चाहिए। फिर आप ठीक है सपोर्ट स्टाफ रखते हैं, वो आपके लिए मुख्तलिफ चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो चेंजेबल है। अगर मैं खुद टैक्स कंसल्टेंट ना होता, हमारी क्या बदकिस्मती ये रही है कि हमारा मेन काम हम खुद ही नहीं कर पाते, यही तो हमको सबसे पता ही बड़ा नहीं मसला होता, डिपेंडेंट होते हैं। फिर एक दिन रात सुबह उठते हैं तो सब कुछ गायब हुआ होता है, कोई और ले जाता और है। ले जाता है। और वो जाना है सर, इवन मैं आपको छोटी सी इसको अच्छा opportunity कहेंगे, ये वो तो आपने जाएंगे। टॉपिक चढ़ा था, छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ अभी ना। मैंने आपको जैसे बताया हम 2012 से लेके मैं स्टार्ट करता 17 तक टैक्स में नहीं थे, अकाउंटिंग ऑडिट में। 15 में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, एक कुछ रेफरेंसेस से लोग आए कि हम टैक्सेशन को आपके साथ टैक्सेशन सर्विस को ऐड ऑन करना चाहते हैं, ठीक है करें। उन्होंने टैक्सेशन सर्विस को स्टार्ट किया वहाँ पे, तो हम उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग सारी चीज़ें कर रहे थे और बिजनेस आना शुरू हुआ। तो उन्होंने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ना टाइमली काम ना कुछ, और बहुत डिपेंडेंट हो गए। और मैं बहुत ज़्यादा ना उनसे थोड़ा सा तंग भी हो गया, तो मैंने उस पूरे सिस्टम को उनको फ्री किया। और मैंने क्लाइंट्स भी आप ले जाएँ, आप अपने नाम से सर्विस दें, मुझे कोई क्लाइंट नहीं चाहिए। जो उसके रिसीवेबल्स से क्लाइंट के मैंने कहा ये भी आप रखें, मैंने उनको सिस्टम से फ्री किया। और 17 में आई वॉज द फर्स्ट जिसने पहले खुद बैठ के, अगर आप बेसिक एनटीएन बनाने की बात करें तो वहाँ से स्टार्ट लिया ट्रेनिंग्स, वहाँ से सारी चीज़ें खुद की और उसके बाद जाके एक्सपेंड किया। अब मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो ये स्ट्रेंथ है मैंने ये, हाँ ये स्ट्रेंथ है ना सबसे बड़ी। एक्सीलेंट। किसे ग्रेड देना चाहेंगे सर सक्सेसफुल लाइफ का आपका? कि आपके आसपास कौन लोग थे जिन्होंने आपसे कहा कि यार आप कर लोगे इंशाल्लाह? क्रेडिट जो है इसमें कुछ दोस्त थे मेरे साथ अच्छे, मेरे टीचर्स का है।
और वो उन टीचर्स का है जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, जिन्होंने मेरी बेस बनाई, ये भी मैं बता दूं। स्कूल वाले? प्रोफेशनल वाले अच्छा, नहीं, मतलब स्कूल के प्रोफेशनल टीचर वाले याद- भी हैं, उनका भी क्रेडिट है अपनी जगह, ठीक है। असल जो क्रेडिट है ना, कमाल है जिन्होंने यार। मुझे शुरू में पढ़ाया, मेरी टीचर थी मिस जमीला, लेकिन उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई जब मैं 6th क्लास में था। और मेरी सिस्टर है मैम्बा जी, उन्होंने मुझे शुरू से काफ़ी उन्होंने गाइड किया, चीज़ें लेके चली। इस तरीके से और फैमिली के लोग थे, कज़न्स थे, जिन्होंने सपोर्ट किया। रुकने वाले सर मुझे लग नहीं रहे। नहीं, मैं क्या नहीं प्रोग्राम है रुकता। सर अगले 5-10 साल का? नंबर किधर 1 देख रहे हैं? कंपनी अगले 8 महीने में, ओ हो टैक्स कंसल्टेंसी, और हम देखिए, उस ये तरफ वाला चल पड़े कॉन्फिडेंस है। चल पड़े हम उस तरफ। चल पड़े नंबर चल 1 पड़े, कंपनी number one अगले company। 8 महीने के अंदर। पाकिस्तान में मैं पहली इनका कंपनी। 8 महीने बाद दोबारा पॉडकास्ट करूंगा, मुझे उम्मीद है कि ये 8 महीने तक ये कर जाएंगे। जिस कॉन्फिडेंस लेवल से ये कह रहे हैं ना, बिल्कुल। ये इनकी काम की स्ट्रेंथ है, तो ये कर जाएंगे। क्योंकि हमने अनप्रेसिडेंट पहला एमओयू यूबीएल के साथ किया जो पाकिस्तान में किसी टैक्स हाउस ने नहीं किया है। तो यही हमारा स्टार्ट है, हमारा काम करने का स्टाइल डिफरेंट है। हम ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं इनकी तरह, ये तो बहुत पुराने लोग हो चुके हैं। हमें पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया की क्या नीड है, प्रॉपर्ली कैसे किया जाए और प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, टैक्स में अवेयरनेस दी जाए, वो सारे ऑप्शंस को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और 8 मंथ ही बहुत हैं। 8 महीने ही 8 महीने बहुत है। एक्सीलेंट। और ये सब कुछ पहले आप बेस बना चुके हैं, बेस अब कर तो मेरे ख्याल से बमबारी का वक्त है। बस वही स्टार्ट है, राफेल तैयार है, आपसे स्टार्ट है। राफेल तैयार है, आप गिराने वाले हैं, मुझे लग रहा है आपने सामने नोट जी, कर जी, लिया। आपके और थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं हम इस चीज़ को, उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी सर, हम आपको वक्तन फवक्तन कभी कभी आप ऑनलाइन भी लिया करेंगे। कोई भी इशू अगर कोई चीज़ चेंज आता है, कोई मसला हम नहीं। कोशिश करेंगे लोगों को, अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं इनको एजुकेट करने की। कॉर्पोरेट बिल्कुल वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही है। देख रहा होता है अभी educate डिजिटलाइजेशन पे हम कभी नेक्स्ट सेशन कर सकते हैं। जो डिजिटल इंटीग्रेशन आ रही है, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो आपसे, क्योंकि रियल आप टाइम इंटीग्रेशन। बात का तरीका आपका बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह बात करने में। तो कोशिश करेंगे आपसे वक्तन फ़ौक्तन ना टैक्स के ऊपर, डिजिटल सिचुएशन के ऊपर, फाइनेंशियल इश्यूज़ के बिल्कुल ऊपर, ऐसे ही है। जो नए जेंजीज आ रहे हैं, नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको क्या मशवरे हम दे सकते हैं, तो हम इस पर बात किया करेंगे। और आपसे इस पर और कोशिश मेरा करेंगे फोकस बात भी यही है। अभी लास्ट हम यही डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक की, जो अब जो जेन जी है, एक तो ये बिजनेस पे ज़्यादा है, बिजनेस ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। दूसरा ये इन्होंने टेकअप करना है अपने फैमिली बिजनेसेस को, तो इनको अगर इनिशियल डे से अच्छी गाइडलाइन मिले, एक्सप्लेन अच्छा किया जाए, डराया ना जाए, तो ये बहुत अच्छे जा सकते हैं और बड़ी perform स्पीड में कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, तेज़ लोग हैं। सर थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मैं इसी तरह मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि लोगों की बात करेंगे ना, लोग आपको सुनेंगे। अपनी बात करेंगे, पीपल विल नॉट लिसन यू। तो आपने इस तरीके से बात की, ये सुनने वाली बनती है सर। थैंक यू सो Thanks. मच।